हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और आज हम पढ़ रहे हैं समास। समास क्या होते हैं? समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्त करना, मतलब किसी भी शब्द को छोटे रूप में लिखना। अब समास की हम बिल्कुल छोटी और सरल परिभाषा आपको समझाते हैं और बिल्कुल इजीली इसके प्रकार होंगे। आप कभी भी इसको समझोगे ना, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आपसे वो बन जाएगा। तो आपको परिभाषा में क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के जब पारस्परिक संयोग से जब कोई नया शब्द बन जाता है, मतलब दो दो शब्द जुड़े और जब क्या हुआ एक नया शब्द बन गया, तो इसी संयोग को ही हम समास कहते हैं। तो समास की जो प्रक्रिया होती है वो निर्मित शब्द जो होते हैं वो समस्त पद कहलाते हैं। कैसे? तो आइए हम आपको बताते हैं कि समस्त पद और विग्रह होता क्या है। जैसे कि पहला शब्द हमने लिखा है राजमहल, जिसको हम विग्रह कर दें उसका हो जाता है राजा का महल। ऐसे ही दूसरा भरसक यानी कि शक्ति भर। तीसरा है घनश्याम यानी कि घन के समान श्याम। कैसे? घन यानी बादल और श्याम भी काले और बादल भी काले, इसलिए घन के समान श्याम। तो अब हम देखते हैं समास के भेद। तो समास के भेद पढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। अब हम हिंदी के जो होते हैं वो 6 समास होते हैं। तो पहला होता है हमारा अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां होता है बहुव्रीहि समास। आप इसको बिल्कुल सरल तरीके से भी याद कर सकते हैं। कैसे? आपको देखना है, जैसे आप बोल सकते हो अतिका दीदी बहुत सुंदर छे, मतलब आ से अतिका हो गया, ता से तत्पुरुष, का से जो कर्म बन गया और दीदी से दृगु और द्वंद्व बन गया और बहु जो हुआ बहुव्रीहि उससे बहुत सुंदर, यानी कि समास और 6 मतलब कि उसके 6 भेद। तो आइए हम सबसे पहला देखते हैं अवयवी भाव समास। अब इस समास में पहला पद, अब पहला पद क्या होता है? पूर्व पद कहलाता है, जो सबसे पहले लिखा जाता है वही प्रधान होता है और पूरा पद भी अवयव बन जाता है, क्योंकि इसमें पहला पद ही प्रधान है, इसलिए आगे के जो भी शब्द होंगे वो भी अवयव ही बन जाएंगे। तो अब जिन शब्दों के प्रारंभ में क्या होता है उपसर्ग लगा होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। ये आप बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। जिस भी शब्द के आगे आपको दिखेगा कि उस उपसर्ग लगा हुआ है वो अवयवी समास है। कैसे? जैसे कि देखिए कुछ शब्द हम आपको बताते हैं। यहाँ लिखा है यथा, उसके बाद आ, भर, अनु, निर, प्रा, प्रति, ये सब क्या है? ये सब उपसर्ग हैं। अब देखिए यथाशक्ति, अब लिखा है शक्ति के अनुसार। तो पहला जो था हमारा वो क्या है? यथा। यथा मतलब कि क्या हुआ? हमारा उपसर्ग है और हमारा अवयव भी है। तो अब इसके पीछे शक्ति लगा है तो वो भी क्या बन गया? अवयव बन गया। तो पहला पद क्या था? पूर्व पद यथा, और शक्ति जो था वो उसका दूसरा पद जिसे हम उत्तर पद कहते हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन होता है दिन, प्रतिदिन। भर पेट यानी कि पेट भर कर। अब यथाक्रम यानी कि क्रम के अनुसार। आ जन्म यानी कि जन्म से लेकर। अब दूसरा देखिए तत्पुरुष समास। इस समास में जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। अब दोनों पदों के बीच से परसर्ग हट जाते हैं। परसर्ग यानी विभक्ति जो चिन्ह होते हैं ना कारक के, वो कहलाते हैं परसर्ग। अब उन्हें ही हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो समस्त पद और विग्रह करते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर सेवा मुक्त, यानी कि सेवा से मुक्त। से क्या है? एक कारक है, एक परसर्ग है। जब ये हट गया इनके बीच से तो क्या बन गया? तत्पुरुष समास बन गया। इसी प्रकार राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, यहाँ भी कारक का प्रयोग हो। आप बीती, आप पर बीती, पर आया मतलब कारक यानी कि तत्पुरुष। यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त करना। देवालय यानी कि देवता का आलय। आपने देखा से, में, का, पर, को, ये सारे क्या है? कारक है। जब भी ये आए तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा समास कहलाएगा? हमारा तत्पुरुष समास। तीसरा देखते हैं हम कर्मधारय समास। अब इस समास के दोनों पदों में विशेष और विशेषण यानी कि उपमेय और उपमान संबंध होता है। कैसे? अब जिस समस्त पद का पूर्व पद यानी कि जो पहला पद हो वो विशेषण हो, विशेषण तो आपने पढ़ा ही है, जिसकी भी हम विशेषता बताते हैं वो विशेषण होता है। उत्तर पद यानी कि जो दूसरा पद होता है वो विशेष, यानी कि विशेषण बताने वाले की जो विशेषता होती है वो विशेष्य कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। आइए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि नील गाय। अब नील गाय से बना नीली है जो गाय। महापुरुष यानी महान पुरुष है, महान है जो पुरुष। घनश्याम, तो क्या इनसे बना? घन के समान श्याम। इसी प्रकार नील कमल यानी कि
नीला है जो कमल। तो हमने यहाँ पर क्या बताई, किसी की विशेषता बताई। जो भी होते हैं, ये नीला है, नील है, मिर्च है, श्याम है, ये सब क्या है, किसी न किसी की विशेषताएं हैं। जब यहाँ पर विशेषता आ रही है या किसी की उपमा बताई जा रही है, मतलब उससे उसकी तुलना करना, तो वो कौन सा समास कहलाया हमारा? जी हाँ, हमारा वह जो समास हुआ कर्मधारय हुआ। तो आइए आगे देखते हैं। नील कमल का हमने बताया, नीला यानी कि रंग आ गया। काली मिर्च यानी कि मिर्च काली है, यहाँ पे भी रंग आया। सज्जन यानी कि सत है जो जन, यानी कि हमने उसकी यहाँ पे तुलना की, तो भी ये हुआ हमारा कर्मधारय। इसी प्रकार पूर्ववत तथा उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध भी हो जाता है, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया। भव सागर यानी कि भव रूपी सागर, इसकी तुलना किससे की गई? भव से, रूपी सागर से। मृग नयनी यानी कि मृग रूपी नयन, ऐसे नयन जैसे हिरण, मृग मतलब हिरण के समान उसके नयन है। देह लता मतलब देह रूपी लता। घन श्याम, घन के समान श्याम। अब आइए हम देखते हैं, चौथा है आपका द्विगु समास। अब जिस समस्त पद का पूर्व पद, आपको पहला पद और दूसरा पद समझ में आ गया, पूर्व पद यानी पहला और उत्तर पद यानी दूसरा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम पूर्व पद की, मतलब जो पहला आता है उसकी, वो संख्यावाचक होता है। विशेषण और विशेषण दोनों हो सकते हैं। वो द्विगु समास, संख्या यानी कि कोई भी नंबर या अंक आना, वो कहलाता है संख्यावाचक। तो अब इसमें हम बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। किसी में भी आपको संख्या दिख रही है तो आप झट से बता सकते हैं, अरे ये तो द्विगु समास है। जैसे कि पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह, यानी कि 5 वृक्ष हैं जिनका ये समूह है। तो आप समझ गए, 5 आया मतलब क्या है, ये तो संख्या है, तो ये आप समझ जाएंगे द्विगु समास है। त्रिलोक यानी कि 3 लोकों का समाहार, क्या आई संख्या? 3 आई। चौराहा, 4 राहों का समाहार। तिरंगा यानी कि 3 रंगों का समूह, सभी में अंक आया, संख्या आई, तो ये द्विगु हुआ। अब बात करते हैं द्वंद, ये तो और भी सरल है। द्वंद का अर्थ ही होता है जोड़ना। अब इस समास में 2 पद होते हैं और दोनों ही पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। अभी तक आपने देखा किसी में पहला पद प्रधान होता है तो किसी में दूसरा, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि इसके दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। जब इनका विग्रह किया जाता है तो इनके बीच में या तो और लगता है या फिर या लगता है। तो इनका आप समझ सकते हैं, जहाँ भी यह दिया गया है और या, तो ये द्वंद्व समास है। हानि लाभ, तो क्या बन गया? हानि और लाभ। सुख दुख, सुख और दुख। दाल भात, दाल और भात। माता पिता, माता और पिता, तो आपने देखा सभी में और आया है, तो ये हमारा क्या कहलाया? द्वंद्व समास। अब हमारा अगला है बहुव्रीहि समास। अब जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान ना हो, मतलब ऐसा होता है कि इनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन कोई तीसरा ही पद है जो प्रधान हो जाता है। मतलब जो 2 दिए गए हैं वो तो प्रधान नहीं है, लेकिन जो बन रहा है, मतलब वो तीसरा पद जो है वो प्रधान हो जाता है। कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ लिखा है नीलकंठ। अब नीला है कंठ जिसका, अर्थात किनका होता है? शिव जी का। तो यहाँ पे जो शिव आया यानी कि ये तीसरा पद हुआ, तो ये प्रधान कहलाया, इसीलिए ये बहुव्रीहि हुए। अब अगला है हमारा दशानन, यानी कि 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। गजानन, गज के समान है आनन जिसका, किसके है? अर्थात गणेश जी का ही है। महावीर, महान है जो वीर, कौन है? अर्थात हनुमान जी। त्रिलोचन यानी कि 3 है लोचन, यानी कि आंखें, किसकी हैं? शिव जी की। वीणा पानी, वीणा है पानी में, मतलब जिसके, अर्थात सरस्वती जी के हाथ में वीणा होती है। चक्रधर यानी कि चक्र को धारण करने वाला, कौन है? श्री कृष्ण भगवान।